एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग केन्शियन इकोनॉमिक्स और क्लासिकल इकोनॉमिक्स दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे और लास्ट में हम इसके कुछ सिमिलरिटीज भी देखेंगे में क्या है। देखिए, केन्शियन इकोनॉमिक्स की ज़ाहिर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पहले से। केन्शियन इकोनॉमिक्स जो डेवलप की गई वो बेसिकली 1930s के डिप्रेशन की वजह से आई थी। जब वर्ल्ड के अंदर एक डिप्रेशन चल रहा था उस वक्त एक नए आइडिया की जरूरत थी जिसमें केन्स ने आइडिया दिया था। केन्स ने जो पूरा जो भी इकोनॉमिक्स थे केन्शियन इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं उनका जो पूरा दारोमदार था, जो उनका एम्फेसिस था वो था कि किसी तरीके से स्पेंडिंग बढ़ाई जाए। स्पेंडिंग अगर बढ़ेगी तो मार्केट के अंदर पैसा लगेगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगा और मार्केट इस डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो तो पहले जो एक कैपिटलिस्टिक मार्केट डेवलपमेंट था उसको लेकर चल रही थी। उनका कहना था कि जो डेमोक्रेसीज हैं, मार्केट हैं, वो सेल्फ रेगुलेटिंग होने चाहिए। गवर्नमेंट को उसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट अपना पुलिस फंक्शन करे और जितने भी काम है मार्केट के वो मार्केट अपने आप खुद कर सके। और ये आया भी उसी टाइम में था जो वेस्टर्न के अंदर कैपिटलाइजेशन हुआ था। कैपिटलिज्म जब एंड पर था ऑलमोस्ट, उस वक्त ये आए थे, आइडियाज आए थे क्लासिकल के। अच्छा, जाहिर है दोनों थ्योरी बात तो एक ही चीज पे करती हैं। दोनों थ्योरी का यही मतलब है कि जो इकोनॉमिक के अंदर कंसिस्टेंसी है वो किसी तरह से लेकर आए, जो एक फ्लक्चुएशन है उनको किसी तरह से खत्म करें। लेकिन हाँ, और दोनों का ये भी आइडिया था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग अपनी डिस्पोजेबल इनकम में से सेविंग करते हैं और ये नहीं सोचते कि जो जितने ज्यादा दिन के लिए हम सेविंग करेंगे तो वहां पर हमारी जो मनी है वो डेप्रिशिएट करती है। तीसरी बात जो एक बहुत मेन थी, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ आइडिया दूं अभी, कि केन्शियन इकोनॉमिक्स कहती है कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट मार्केट में होना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी तो मार्केट प्रॉब्लम में आएगी। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं कि नहीं, मार्केट का कोई ताल्लुक गवर्नमेंट से नहीं होना चाहिए। मार्केट अपने आप, डिमांड और सप्लाई है, अपने आप मार्केट में आएंगी, इंटरेक्ट करेंगी, इक्विलिब्रियम मिलेगा और अपने आप काम करने लगेंगी। दोनों चीजें अपने आप डिटरमिन कर ली जाएंगी, चाहे वो क्वांटिटी हो या प्राइस हो। ठीक है। और केन्स कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं। लेकिन अब अगर हम चाह रहे हैं कि इसके जो डिफरेंसेस हैं उनको हम थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ें तो उसके लिए हम थोड़ा सा आइडिया क्लासिकल और केन्शियन का भी अलग अलग से ले लेंगे, ये है क्या। फिर अगर हम डिफरेंसेस को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो पहले हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स को लेते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जैसे मैं बताया था अभी, ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स एक आइडिया लेकर चली है जिससे वो कहते हैं कि नहीं, फ्री मार्केट होना चाहिए। ये आइडिया दिया तो एडम स्मिथ ने था, हमने सबने नाम सुना होगा। ये एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया था इस आइडिया को 18th सेंचुरी के अंदर। लेकिन हाँ, उसके बाद जो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई क्लासिकल थ्योरी, इसके अंदर डेविड रिगार्डो या जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल, जिनको हम जर्नली आप लिखा देखते हैं, इन्होंने इसको बहुत ज्यादा डेवलप किया था। डेविड रिगार्डो और जेएस मिल, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस काफी डेवलप किया था। आइडिया जो दिया था वो एडम स्मिथ ने ही दिया था। इनकी जो थ्योरी थी या इनके जो थॉट है वो कंसंट्रेट करते थे, जाहिर है बूस्टिंग दी इकोनॉमी, तो एक सिस्टम है ये, इकोनॉमी को बूस्ट करना है। लेकिन उनका कहना था कि इकोनॉमिक फ्रीडम होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई इंपोजिशन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई असर नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मार्केट फ्री है, कुछ भी करें, कुछ भी बेचें, कहीं भी एक्सपोर्ट करें, कहीं भी इंपोर्ट करें, कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का कि वो कोई टैक्स लगाए या कुछ करे, उसको मैनिपुलेट करें, गवर्नमेंट कंट्रोल करें। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल मार्केट पर नहीं होना चाहिए। उसको उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होनी चाहिए वो लेसेस फेयर होनी चाहिए। लेसेस फेयर पॉलिसी, लेसेस फेयर पॉलिसी बेसिकली कहा जाता है कि गवर्नमेंट अपना पुलिस फंक्शन देखे, चोर पकड़े, जिसका हम लोग जर्नल लैंग्वेज में बोलते हैं, और बाकी जो मार्केट का सिस्टम है कि मार्केट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो मार्केट को अपने हाथ में छोड़ देना चाहिए। मार्केट अपना सारा काम खुद करेगी। एक फ्री कंपटीशन मार्केट के अंदर क्रिएट हो जाना चाहिए। और ये आइडिया ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, यूके के अंदर 1970s के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर था। तो आप बस इसी पे काम कर रहे थे लोग, नहीं यही काम चल रहा है, यही काम चल रहा है। और बेसिकली अगर आप कहिए तो एक
प्राइमरी स्कूल ऑफ थॉट जो क्रिएट हुआ है, जो एक थॉट स्कूल ऑफ थॉट इंट्रोड्यूस हुआ है, वो इसी से हुआ है। और ये 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के दोनों के बीच का पोर्शन है, जहां पर ये एक पर्टिकुलरली कहा जाए कि एक थॉट ऑफ स्कूल एक क्रिएट हुआ कि साहब एक तरीके से इकोनॉमिकली ऐसे सोचा जाता है, तो इसको आप पहला स्कूल भी कह सकते हैं। इसका आइडिया जैसे मैंने बताया था एडम स्मिथ ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। एडम स्मिथ एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे, हालांकि उनकी जो बर्थ हुई थी वो स्कॉटलैंड में हुई थी, लेकिन वो ब्रिटिश आ गए थे, फिर वहीं उन्होंने ये सारा काम किया था और वहीं रहे वो। लेकिन उसके बाद जो इसको डेवलप किया है उसमें काफ़ी अलग अलग इकोनॉमिस्ट का हाथ रहा है, जैसे कि डेविड रिकार्डो हैं, मैं कुछ वेल नोन बता रहा हूँ, उसके अंदर डेविड रिकार्डो हैं, थॉमस माल्थ्यूस हैं, या आप कह लीजिए एना रॉबर्ट टुगुट हैं, और जेएस मिल हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे मैंने बताया था, और जेबी सेज लॉ ऑफ मार्केट हम याद होगा, हमने पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, तो ये सारे और इकोनॉमिक्स हैं दूसरे जिन्होंने बाद में इस आइडिया को बहुत ज्यादा डेवलप किया। और ये आइडिया आया जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म था उसके फौरन बाद, और जब मार्केट के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, तो इसलिए इसको थोड़ा सा उस वक्त एक फायर आग भी मिली उसको, क्योंकि एक तरफ तो एक कैपिटलिस्टिक वेस्टर्न कैपिटलिज्म था और दूसरी तरफ वो एंड हो रहा है और यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था। उस वक्त इस आइडिया को और इस थॉट को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, और लोगों ने फिर उसी वक्त कहा कि उस टाइम में जो स्टडी चल रही थी, हाँ बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होनी चाहिए वो लेसेस फेयर पॉलिसी होती है, जिसको हम लोग लेट इट बी भी कहते हैं, लेट इट बी, चलता है बस चलने दो ये वाला काम। बाकी जो मार्केट का काम है वो मार्केट के जो फोर्सेस है डिमांड एंड सप्लाई, वो अपने आप सब चीज को डिटरमिन कर लेंगी। ठीक है, ये सिस्टम चला आ रहा था, चलते चलते बाद में जो 1920s के बाद जब 1930 के पास आ गए, तो 1930s के अंदर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिप्रेशन हुआ। यूके में डिप्रेशन था, वो यूएस में डिप्रेशन था, लेकिन वो डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड पे असर कर रहा था, जिसको हम लोग आप बार बार सुनते होंगे ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s भी कहते हैं। क्लासिकल थॉट तो काम कर रहे थे, क्लासिकल थ्योरीज तो काम कर रही थी, लेकिन क्लासिकल थ्योरी इस डिप्रेशन को नहीं रोक पा रही थी। अब जरूरत थी कि कोई एक नया थॉट डेवलप हो, एक नया आइडिया मार्केट के अंदर आए, जिससे ये पता लगे कि ये डिप्रेशन क्यों है और इससे किस तरीके से निकला जाए। उसी थॉट को करते हुए में केन्स आए और उन्होंने एक केन्शियन इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस की। केन्शियन इकोनॉमिक्स ये दूसरी है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। केन्स ने जब ये इंट्रोड्यूस की थी, बेसिकली ये जो ग्रेट डिप्रेशन था 1930s के अंदर, उसी के लिए हुआ था। जो इनका केन्स का पूरा नाम था जॉन मैनार्ड केन्स, हम लोग जेएम केन्स जनरली जानते हैं। तो जब ये ग्रेट डिप्रेशन था उस वक्त न्यू आइडिया ये केन्स लेकर आए। इन्होंने कहा कि नहीं, मार्केट जो है वो फ्री मार्केट नहीं हो सकती है, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट को उसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ाना होगा। उन्होंने जो वर्ड यूज किया कि रिम्यूनरेशन दिया जाए, एक पे आउट किया जाए, हम पे आउट वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। गवर्नमेंट पैसा दे लोगों को, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोगों को पैसा दे, वो उस पैसे से बिजनेस करें, कुछ काम धंधा करें। जब वो काम धंधा करेंगे तो उससे और लोगों को भी रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो लोगों के पास इनकम आनी शुरू होगी। जब इनकम आएगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऊपर आएंगे और हम इस डिप्रेशन से बाहर आने लगेंगे। लोगों के पास पैसा आने लगेगा, प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा और मुल्क जो है, कंट्री जो है, वो एक प्रॉस्पेरिटी पर आ जाएगी। तो यही आइडिया दोनों का था, जो मेन रहा वो यही रहा दोनों का, कि उन्होंने कहा कि क्लासिकल ने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट होनी नहीं चाहिए इस सिस्टम के अंदर, और केन्स ने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट बहुत जरूरी है। अब जिस तरह का सिस्टम आजकल चल रहा है ये हम देख ही रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके अंदर कि दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ओके, तो चलिए, मैंने टाइम बचाने के लिए डिफरेंसेस लिख लिए हैं, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। पहला डिफरेंस है गवर्नमेंट रोल। ये हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। देखिए, गवर्नमेंट रोल का सिंपल
आइडिया है कि जो केंशियन इकोनॉमिक्स है वो कहते हैं कि गवर्नमेंट रोल जरूरी है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो सिस्टम के अंदर तो कंट्रोल नहीं हो पाती है, स्पेशली जब हमारी इकोनॉमी रिसेशन या डिप्रेशन की तरफ जा रही हो, उस वक्त गवर्नमेंट रोल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जबकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ये सोचना है कि नहीं, गवर्नमेंट रोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का सारा काम इकोनॉमी या मार्केट अपने आप करेगी। उनका ये सोचना है कि इकोनॉमी अपने आप इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाती है। हो सकता है जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वे कुछ टाइम के लिए डेविएट कर जाए इक्विलिब्रियम से, लेकिन वेज कट के जरिए, यानी वेज को हम कम करें, उसके जरिए हम वापस इकोनॉमी को अपने वही इक्विलिब्रियम के ऊपर ला सकते हैं। ठीक है। दूसरा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। आप गौर कीजिएगा, आप जब आप पढ़ें कभी थ्योरीज की, जो आप क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जितनी थ्योरीज पढ़ेंगे उसमें आप देखिएगा उसमें आता है जो अजम्पशन ज्यादातर लिए जाते हैं कि कंसीडर टू बी द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। आप ये मानकर चलिए कि उसमें वो कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होना चाहिए। ये एक उनकी थॉट है जो सेज लॉ ऑफ मार्केट जब ये उसके अंदर भी ये लिया गया है। उनका कहना है जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर रहता है। वही फिर कहते हैं कि शॉर्टली अगर वो डेविएट कर रहा है तो करेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो वहीं पर वापस आ जाएगा। जबकि केन्स का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर वार का टाइम हटा दीजिए तो बाकी टाइम में भी अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आ रही है तो वो एक रेयर केस है, इत्तेफाक से वो आ सकती है, अदरवाइज इकोनॉमी हमेशा लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर रहती है। एक डिफरेंस है माइक्रो एंड मैक्रो, और बहुत आसान सा डिफरेंस है, कुछ बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करते हैं और जो केंशियन इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो लेवल पर डिस्कस करती है। यानी केन्स स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमी एज ए होल, इकोनॉमी एज ए होल एग्रीगेट, जबकि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स पर काम करते हैं जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो केन्स जो की जितनी भी थ्योरीज हैं वो आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जितनी थ्योरी आती है वो ज्यादातर आती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा हम क्या क्या पढ़ते हैं उसके अंदर, मैं कुछ आइडियाज दूं आपको। इसके अंदर जाहिर है इनकम एम्प्लॉयमेंट लेवल को हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करें तो फिर हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। दूसरी बात, केन्स डील करते हैं जर्नल प्राइस लेवल को। केन्स की जो थ्योरी वो बात करती है कंट्री के जर्नल प्राइस लेवल पे, जबकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बात करते हैं किसी भी इंडिविजुअल कमोडिटी के प्राइस पर। इसी तरीके से जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली केंशियन इकोनॉमिस्ट का एक कंसर्न है, जर्नल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। लेकिन जहां क्लासिकल इकोनॉमिस्ट स्टडी करेंगे वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास का कर सकते हैं, लेबर क्लास पे बात कर रहे हैं, इस पर कर रहे हैं, उस पर कर रहे हैं। ठीक है। अगला है वेज कट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का यह सोचना है कि वेज कट करके हम मार्केट को वापस इक्विलिब्रियम लेवल पर ला सकते हैं। उन्होंने कहा वेज कट कीजिए, उससे हम वापस। केन का कहना है कि ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर फर्म के अंदर आप ये काम कर रहे हैं वेज कट वाला, तब तो ठीक है, आप उसमें काम कर जाएंगे। लेकिन अगर आप जर्नल इनकम की बात कर रहे हैं, मतलब रिडक्शन ऑफ द जर्नल इनकम की बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री की इनकम एक साथ आप किसी तरीके से जर्नल सेंस में कम करेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी। होगा क्या, जब आप पूरी इसकी इनकम को कम करेंगे तो इफेक्टिव डिमांड जो है वो कम होगी, जाहिर है फिर लोगों के पास पैसा कम होगा। आप जर्नल आपने वेज कट कर दी और सबकी एक साथ आपने वेज कट की, जब आप सबकी एक साथ वेज कट करेंगे तो मार्केट के अंदर पैसा कम होगा, जो इफेक्टिव डिमांड है वो कम हो जाएगी। जब इफेक्टिव डिमांड कम होगी मार्केट के अंदर तो प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन को कम करेंगे। जब प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को कम करेंगे तो उनके पास उनको जरूरत नहीं फिर इतनी लेबर की, उस लेबर से कह देंगे जाइए, है ना। इससे फिर आगे कम होगा, फिर आगे वो प्रॉब्लम होगी और इकोनॉमी किसी तरीके से रिसेशन की तरफ चलने लगेगी।
ठीक है। और फिर ये आइडिया दरअसल जो केन्शियन इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने यहां तक कहा कि ये जो आइडिया है ये फुलिश आइडिया है, और क्योंकि ये तो एक जो ये एज है वो तो डेमोक्रेसी की एज है, या यूनियंस होती है लेबर की, उसमें पूरे जर्नल प्राइस लेवल पर, जर्नल कंट्री लेवल पर वेज कट करना और मनी सप्लाई को कम करना अच्छा आइडिया नहीं है। अगला है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट देखिए, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो रिवॉर्ड है वेट का या टाइम प्रेफरेंस का ही है। मतलब हमने एक पैसे को जमा करके रख लिया, अगर हम पैसे को जमा कर रहे हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को कह रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट है ये बेसिकली हमारा रिवॉर्ड है, जो हम पैसे को इन्वेस्ट करके बैंक में कहीं रखकर और वेट कर रहे हैं। तो वो जो वेट हमने किया है उसका रिवॉर्ड है, वो टाइम प्रेफरेंस के लिए हमने कुछ टाइम उसमें लगाया पैसे में, तो उस टाइम का जो प्रेफरेंस, वो टाइम का जो वो पीरियड है, उस पीरियड का पैसा वो हमें मिला है। केन्स का आइडिया इस पर अलग है। केन्स कहते हैं कि ये लिक्विडिटी रिडक्शन का रिवॉर्ड है। केन्स का कहना है कि अगर आपने पैसे को सेव किया तो इसका मतलब यह है कि वो पैसा मार्केट की लिक्विडिटी से कम हो गया और उस वक्त कम करने की जरूरत हो सकती है। तो केस का कहना है कि नहीं, ये जो आपको रिवार्ड मिल रहा है ये बेसिकली वेट वगैरह का नहीं है, ये रिवार्ड है आपका क्योंकि आपने मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को रिड्यूस किया है। अगली बात, जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो कहती है कि इंटरेस्ट रेट जो डिटरमिन होता है वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के जो शेड्यूल है उनको पूरा देखिए, उनमें जो इंटरेक्शन होता है वहां पर हम इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन करते हैं। जबकि केन्स का कहना यह है कि ऐसा नहीं है। जो सेट ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस शेड्यूल है, सेट ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस शेड्यूल है, इतने अमाउंट पर इतनी लिक्विडिटी, इतनी सप्लाई है, इसका जो एक पूरा शेड्यूल है ये डिटरमिन करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए। अगला है स्टैटिक एंड डायनामिक। ये आप जब थ्योरीज पढ़ेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा भी होगा कि जो हमारी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जो थ्योरी है वो सारी की सारी हमारी स्टैटिक है, क्योंकि वो फिक्स कर, देखिए अजम्पशन आप देखिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की आप कोई थ्योरी पढ़िए तो वो अजम्पशन लेके चलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। उन्होंने अज्यूम कर लिया कि जब हम ये काम शुरू करेंगे हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है और वहां से हम काम कर रहे हैं। तो एक यहां पर एक स्टैटिक कंडीशन आ गई है ना। केन्स के साथ ऐसा नहीं है। केन्स जो है वो अपनी थ्योरी को डायनामिक लेकर चलते हैं क्योंकि उनके अंदर एक फर्दर डिस्कशन या फर्दर स्टडी है इसके ऊपर। वो कहते हैं कि नहीं, मार्केट डिसइक्विलिब्रियम भी रहती है, और बल्कि उन्होंने कहा कि हम हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पीछे ही रहते हैं, इत्तफाक है कभी हम उसके ऊपर पहुंच जाए। इसीलिए कहा जाता है कि जो केन्स की थ्योरीज है वो रियलिस्टिक है और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थ्योरीज है वो अनरियलिस्टिक है। ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मनी एंड आउटपुट। देखिए केन्स ने जो है वो थ्योरी ऑफ मनी को इंटीग्रेट किया है थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड आउटपुट के साथ। जो हमारी थ्योरी ऑफ मनी है एक, और एक हमारी थ्योरी ऑफ वैल्यू या थ्योरी ऑफ आउटपुट है, इन दोनों को केन्स कहते हैं कि ये दोनों इंटीग्रेटेड है। जबकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि नहीं, ये दोनों बिल्कुल ही सेग्रीगेटेड है। इन्होंने इसको बिल्कुल सेग्रीगेट किया है, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि ये अनरिलेटेड थ्योरीज हैं, इनका एक दूसरे में कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए तो केन्स ने भी ये बात कही है, इसमें केन्स रियलिस्टिक है इसके अंदर, कि जो सप्लाई है वो डायरेक्ट हमारे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करती है। मनी सप्लाई जो है, अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उससे डायरेक्ट हमारी आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट लेवल पर असर पड़ता है। तो फिर किस तरीके से आप थ्योरी ऑफ मनी को आइसोलेट कर सकते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के एनालिसिस से। ठीक है। तो इसके अंदर भी जो हमारे केन्सियन इकोनॉमिस्ट हैं वो रियलिस्टिक है। अगला है फाइनेंस एंड बजट। फाइनेंस एंड बजट के अंदर जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का वही एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है उनकी पहले वाली, वो अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा जो बजट है वो बैलेंस में रहता है, यानी जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू के बराबर
रहता है। ये एक अजम्पशन है, ज्यादा आप थ्योरी देखिए उसमें समर होता है कि सब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और कंट्री जो है वो बैलेंस बजट पर है, तो ये मान के चल के, जबकि केन्स का ये कहना है कि ऐसा नहीं है, जो बजट है वो फाइनेंशियल सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है और डिमांड के साथ घटना बढ़ना चाहिए, जैसी डिमांड सिचुएशन है वैसा बजट होना चाहिए। अगला है, आखिरी है ये मनी सप्लाई। देखिए मनी सप्लाई में क्लासिकल का एकदम क्लियर कट ये कहना है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन हो जाएगा, मार्केट के अंदर प्राइस तेजी से बढ़ने लगेंगे। अच्छा, उनका सोचना अपनी जगह एक तरीके से ठीक है, क्योंकि वो ये मानकर चलते हैं कि हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो इसका मतलब यह है कि कंट्री के हर आदमी के पास जॉब है, हर आदमी को वेज मिल रही है। अब उस कंडीशन में अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे तो जाहिर प्रॉब्लम होगी, वेज बढ़ेंगे, क्योंकि मनी सप्लाई तो पहले ही अच्छी खासी थी, कोई जॉबलेस नहीं है, ठीक है। लेकिन केस का यहां कहना है कि ऐसा नहीं है, कंट्री जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर नहीं रहती, ये एक रेयर फिनोमिना है, कभी हो जाती है तो हो जाती है। कंट्री हमेशा लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर रहती है और कुछ हमारी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो हैं वो भी आइडियल रहती हैं और अनएम्प्लॉयड रहती हैं, वो टोटली हो या पार्शियली हो। तो अगर आप मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं तो इसका पूरी तरह से ये मतलब नहीं है कि इन्फ्लेशन होगा। हो सकता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं जो आइडल पड़ी हैं मनी सप्लाई के बढ़ाने से ये यूज में आ जाए, जो थोड़े बहुत अनएम्प्लॉयड भी बचे हैं उनको भी जॉब मिल जाए। तो ये पक्का नहीं है कि साहब सप्लाई बढ़ने से हमेशा इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। देखिए हमने पूरा पढ़ा, इसमें हमने केन्स की पढ़ी और क्लासिकल की भी पढ़ी हमने। आप लोगों को इस बात से पूरा आइडिया हुआ होगा कि देखिए अगर आप ये देखें कि किसकी थ्योरी ज्यादा रियलिस्टिक है तो हमारी इस स्टडी से लगता है कि केन्स की जो थ्योरी है वो ज्यादा रियलिस्टिक है और जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की है वो थ्योरेटिकल ज्यादा है। और आप केन्स की अगर आप कहिए तो हम केन्स की थ्योरी को जाहिर है हम प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं और आपने पढ़ा भी होगा कि केन्स की थ्योरी को हम लोग एक केन्शियन रेवोल्यूशन कहते हैं। केन्शियन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा आप सब लोगों ने। उसकी वजह यही थी कि 1930 के अंदर जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का पूरा सिस्टम चल रहा था वो चल रहा था, उसके बावजूद भी डिप्रेशन में थी कंट्री। लेकिन केन्स ने जब ये आइडिया दिया तो वो काफी काम किया। केन्स ने कहा कि नहीं, सिर्फ डिमांड नहीं है, इफेक्टिव डिमांड पे चेंज आना चाहिए और उसके लिए मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा मार्केट के अंदर। उससे काफी फायदा हुआ था, इसकी वजह से इसको केन्शियन रेवोल्यूशन कहा गया, ठीक है। अब एक दो तीन सिमिलैरिटीज भी हैं, वो भी देख लीजिए। हालांकि सिमिलरिटीज होती हैं, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही आ जाता है कि व्हाट आर द differences and the similarities between the Keynesian economics and the classical economics, तो आपको कम से कम आइडिया तो होना चाहिए। तो हम सिमिलरिटीज देखें क्या है। देखिए सिमिलरिटीज के अंदर जो पहली सिमिलरिटी है वो सेविंग है। सेविंग का आइडिया दोनों का सेम है। दोनों इस बात को मानते हैं कि लोग जो सेव करते हैं उसी से, बल्कि इंटरेस्ट रेट जो कहा जाए, उनकी सेविंग जो कही जाती है, वो कहते हैं कि जो सेविंग है वो इंटरेस्ट रेट से डिटरमिन होती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट घटता है तो सेविंग घट जाती है। और इन्वेस्टमेंट भी इंटरेस्ट रेट से डिटरमिन होता है, लेकिन ये अपोजिट चलता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोग लोन कम लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग लोन ज्यादा लेते हैं और मार्केट में इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका मनी डिमांड। मनी डिमांड, दोनों का ये सोचना है, दोनों थ्योरीज में इकोनॉमिक्स के अंदर ये आता है कि जो हमारी कैपिटल सप्लाई है या हमारी डिमांड फॉर मनी है वो इंटरेस्ट रेट के डिटर्मिनेंट्स हैं। और ये दोनों ही लोग इस बात को मानते हैं। एक है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ये बात दोनों ने मानी है कि जो
और हमारी इकोनॉमिक के सिस्टम है जैसे सोशलिज्म है या कम्युनिज्म है, इससे अलग हटकर हम कैपिटलिज्म को ही लेकर चले हैं और दोनों ने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फेवर या प्रीफर किया है। चौथा है और आखिरी है ये इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन जॉब क्रिएशन। इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉब क्रिएशन। देखिए ये तो खैर बात समझ में आती है कि ये सही भी है कि टेक्नोलॉजी का तो इनकार नहीं कर सकते, सामने टेक्नोलॉजी कुछ नहीं करेगी। दोनों लोग मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो एक परफॉर्मेंस है वो एक वाइटल रोल है हमारी इकोनॉमी के अंदर, जिससे कि हमारी कॉस्ट ऑफ लेबर है या हमारी सप्लाई ऑफ कमोडिटी है या गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है, ये सारी चीज डिटरमिन की जाती है और जाहिर है इन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। एक आदमी पहले हाथ से काम करके बना रहा था कोई चीज, अब वही आदमी मशीन से बना रहा है तो वो ज्यादा बनेगी। तो ये कुछ चार चीजें हैं और ये पढ़ लीजिएगा आप, मैंने थोड़ी सी ली है। तो ये जो इस थ्योरी के अंदर सिमिलर है दोनों के अंदर, दोनों यानी केंशियन इकोनॉमिक्स भी इसको प्रीफर करते हैं और क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी इसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आई होगी थ्योरी, ये डिफरेंसेस दोनों समझ में आए होंगे। अगर किसी चीज में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।